सो वेलकम टू बी ए करेकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आपका सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी का जो बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं सेकंड पेपर के अंतर्गत, जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी मीन्स मानव भूगोल। और मानव भूगोल से जितने प्रश्न इकाई 1 से पूछे जाते हैं, मतलब यूनिट फर्स्ट से पूछे जाते हैं, उतने प्रश्न किसी भी इकाई से नहीं पूछे जाते बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर के अंतर्गत ह्यूमन ज्योग्राफी के पेपर से। तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो हमने बीए करेकर मतलब इसी चैनल पे डाल रखी है। उस वीडियो को आपने देखा, अच्छा प्यार दुलार मिला, और इस वीडियो को आशा करता हूँ आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आज की वीडियो में बात करूँगा निश्चयवाद, संभववाद, नौ निश्चयवाद तथा प्रतिसंभववाद से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे आज। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, इसकी बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है एग्जाम में हूबहू पूछ लिए जाते हैं। तो फिर जो है दिक्कत आने लगती है हमको, जब पेपर में हम बैठते हैं और देखते हैं कि ये प्रश्न हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो पढ़ने की बात है, आप वीडियो मेरी देखिए और वीडियो के अंतर्गत ये प्रश्न 2-3 बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ हमें, जब आप जो है वीडियो देखने के बाद में जब आप कोई सीरीज आप ले लीजिए, उस सीरीज में देखिए, कुछ टिक मत लगाइए, सीरीज के क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद में आपके माइंड में जो क्वेश्चंस अगर पढ़े होंगे वो हमारे चैनल से, तो क्लिक हो जाएंगे तुरंत। ठीक, आइए देखते हैं। तो संभववाद के प्रवर्तक कौन है, सबसे पहले ये जानते हैं संभववाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों। तो विडाल डी लाब्लास जो हैं ये संभववाद के प्रवर्तक हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनका क्या नाम है, विडाल डी लाब्लास। और विडाल डी लाब्लास जो है ये बहुत बड़े जो है एक विद्वान के रूप में हमारे सामने आते हैं, और एक विचारक भी हैं, और ये भूगोलवेत्ता भी इनको एक दृष्टि से हम बोल सकते हैं। तो विडाल डी लाब्लास इज राइट आंसर। टिक पहले से लगा है, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं विडाल डी लाब्लास, क्योंकि हमारा मकसद है आपको स्पीड देना कि आप जो है तुरंत क्लिक करिए। अगर आपको मेरी बातें नहीं सुननी है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है अपने पढ़ सकते हो। पीडीएफ वगैरह की बात है तो पीडीएफ वगैरह के लिए अभी हमने टेलीग्राम में लिंक नहीं बनाया है, हालांकि आप जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हो, उस पर जो है पीडीएफ वगैरह मैं आपको प्रोवाइड या फिर पिक्स वगैरह जो सारी हैं ये सेंड कर सकता हूँ। और जो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, वो 9161 93 60 62 है। तो इस वीडियो की जो लिंक होगी, मतलब पीडीएफ लिंक या फिर इस वीडियो की जो पिक्स हैं फ़ोटोज़ की, वो आप अगर एसएमएस करोगे हमारे पास, और तो हम आपके पास सेंड कर देंगे। और मेरा एक ग्रुप भी बना है, तो उस पर जो है मैं अच्छी जानकारियाँ देता रहता हूँ व्हाट्सएप पे, जो है शुक्ला 80 पॉइंट के नाम से, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। गर्ल्स का अलग जो है बना हुआ है और बॉयज़ का अलग बना हुआ है, तो आप उस पर जो है शामिल कर सकते हो। ठीक, तो ध्यान रखिएगा उसको। आइए बात करते हैं, तो संभववाद के प्रवर्तक कौन है, विडाल डी लाब्लास है। नौ निश्चयवाद क्या है दोस्तों, नौ निश्चयवाद क्या है, तो रुको एंड जाओ का जो सिद्धांत है वो नौ निश्चयवाद है। और ध्यान रखिएगा, रुको एंड जाओ मीन्स क्या होता है, जैसे इसका तात्पर्य ये है, रुको एंड जाओ, मान लीजिए ये रोड है और ये एक क्रॉसिंग है। अब यहाँ से क्या होता है दोस्तों, इधर से भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं और इधर से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, इधर से भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं और इधर से गाड़ियाँ आ रही होती हैं। तो चारों में आपस में टकराव ना हो, या फिर इन दोनों में टकराव ना हो, या फिर इन दोनों में न टकराव हो, इसलिए सरकार के द्वारा एक वर्दी पहने हुए सफ़ेद वर्दी में एक व्यक्ति खड़ा होता है, और यहीं पे एक जो है एक बना होता है उसके लिए खड़े होने के लिए स्टैंड होता है। उस स्टैंड पे वो व्यक्ति खड़ा होता है और 2-3-4 व्यक्ति हो जाते हैं, और वो व्यक्ति हाथ में सीटी लिए होता है, डंडा हाथ में होता है। वो क्या होता है दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस होता है। जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस। तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो प्रकृति है, और जो गाड़ी इधर उधर आ जा रही हैं वो मनुष्य हैं, वो हम लोग हैं। तो प्रकृति कौन है, वो ट्रैफिक पुलिस है, और हम लोग कौन है, गाड़ी हैं। तो ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, गाड़ियों को क्या करता है, एक हाथ इधर दिखाता है कि भैया इधर वाली गाड़ी आप जाएंगी, तो उधर वाली गाड़ियाँ चल देती हैं, और एक हाथ इधर दिखाता है कि हाँ भैया आप रुको, तो उधर वाला व्यक्ति रुक जाता है और इधर वाली गाड़ियाँ सब निकल जाती हैं। तो एक साइड की गाड़ियाँ, मान ली इधर की गाड़ियाँ जो है निकाल दिया। अब उसके बाद में क्या करेगा, वो इधर वालों को ब्रेक लगाएगा, इधर वालों को ब्रेक लगाएगा, इनको निकालेगा, और जब ये गाड़ियाँ निकल जाएंगी, थोड़ा रोड खाली होगा, तब इनको निकालेगा। तब मतलब 5 मिनट इधर खोलेगा, 5 मिनट उधर खोलेगा।
जैसे हाथ दिखाएगा वो गाड़ी चल देंगी, जैसे हाथ रोकेगा रुक जाएंगी। तो रुको एंड जाओ, क्या, रुको एंड जाओ, ये जो सिद्धांत है ये नौ निश्चयवाद का सिद्धांत है। आप समझिएगा इससे प्रकृति और मानव से क्या कनेक्शन है। और ध्यान रखिएगा ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इस चैप्टर का ही नाम है मानव और पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध क्या है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट एंड रिलेशनशिप है वो किस प्रकार की है, इसको ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान रखने हेतु ये चीज़ जरूरी था जो हमने अभी आपको समझाया कि नौ निश्चयवाद क्या है। तो जैसे प्रकृति चाहेगी वैसे मनुष्य को करना पड़ेगा। प्रकृति क्या है, एक जो है पावर है, और उस पावर के माध्यम से जैसे एक सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा से आप जो है क्या कर सकते हो, आप अपने घर में भी सप्लाई दे सकते हो। 2-3 बल्ब जलाइए, एक बल्ब जलाइए तो क्या होता है, तो एक माध्यम है वो। और आपको करना है कि सौर ऊर्जा आपको दे चुके, मान लिया आपके पास सोलर सिस्टम है तो आप उससे जो है हो सकता है 2 बल्ब जलाएंगे, हो सकता है टीवी भी चलाएं, पैनल लगा आपके पास बड़ा, हो सकता है आप उससे जो है मोटर वगैरह भी चला सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसका यूज किन क्षेत्रों में करते हो। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति है, और प्रकृति का सुचारू रूप से पूरा नियंत्रण क्या होता है, मनुष्य पर होता है। ठीक यही बात नीतिवाद में भी कही गई थी, लेकिन नीतिवाद इससे थोड़ा और जटिल था। लेकिन ये थोड़ा जो है परिप्रेक्ष्य में जो है ये आधुनिक दृष्टिकोण पर है, तो ये ज़्यादा बेटर है नीतिवाद से। तो नीतिवाद आया, और भी बहुत सारे वाद हैं, जैसे कि ये अभी हमने बताया था संभववाद, निश्चयवाद, नौ निश्चयवाद, प्रतिसंभववाद। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रकृति का पूरा कंट्रोल मानव पर होता है। जब प्रकृति चाहती है, मानव को कहती है जाओ, मतलब जो करने के लिए। जैसे अब जो है इस समय बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, आपके यहाँ शादी जो है अगर मान लिया आज है, तो क्या होगा, बारिश अब आपके चाहने से नहीं रुकेगी बारिश। ये सब जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक है, भूखना है, भूचल आनी है, उसके बाद में जो है सुनामी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसी तो देखिएगा, अब कोरोना महामारी थी, अब ये आपके जाने से नहीं जाएगी। अब इसको प्रकृति का कुछ रुष्ट, आप समझ सकते हो कि प्रकृति इस समय हमारे ऊपर रुष्ट है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रकृति क्या करती है, एक ट्रैफिक पुलिस के समान है, जो हम जनताओं को, हम मनुष्यों को क्या करती है, जब चाहती है रोकती, जब कहती है, जब चाहती है जाने को बोल देती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए रुको एंड जाओ सिद्धांत नौ निश्चयवाद को बोला जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न में इतना समय लगा, लेकिन जाहिर सी बात है आपको नौ निश्चयवाद और जो है रुको एंड जाओ सिद्धांत आपको पता चल गया होगा। ये प्रश्न आप 100% करेक्ट करके आओगे किसी भी एग्जाम में। तो प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती है, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, जलवायु है दोस्तों। क्लाइमेट जो है जब तक नहीं होगा तब तक वनस्पति वहाँ पे नहीं होगी, और वनस्पति नहीं होगी, मिट्टी वहाँ पे नहीं सही से हो पाएगी, और भू आकृति भी उतनी तरीके, जब मिट्टी नहीं होगी तो भू आकृति कैसे बनेगी। हालांकि बन सकती है, लेकिन उतना सुटेबल नहीं होगी जितना जलवायु के होने से, मिट्टियों के होने से, वनस्पतियों के होने से होगी। और जो इनमें से प्रमुख है, महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, वो जलवायु है। ठीक, अगला हम देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका जो है, अगला प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पे है कि मानव पर्यावरण संबंधों को स्पष्ट करने वाली मुख्य संकल्पनाओं में से कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों संभववाद है, पर्यावरण या निश्चयवाद है, नीतिवाद है, नव निश्चयवाद भी हमने समझाया। लेकिन अराजकतावाद जो है पर्यावरण और मनुष्यों के बीच में संबंध स्थापित है, मतलब प्रकृति और मनुष्य के बीच में कोई संबंध अराजकतावाद में नहीं आता है। अराजकतावाद इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में अराजकतावाद इज राइट आंसर। लेकिन अराजकतावाद जो है मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध स्थापित नहीं करता है। पश्चिमी यूरोप का मानव, अगला प्रश्न है, पश्चिमी यूरोप का मानव भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पश्चिमी यूरोप का जो मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ जो है वेस्टर्न यूरोप, तो वहाँ का जो पश्चिमी यूरोप का जो मानव भूगोल की पुस्तक है ये नामक, उस किसने लिखी है, तो फ्लोरे हर्बर्ट ने लिखी है। तो एफ हर्बर्ट ने लिखी है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नीतिवाद विचारकों के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। इनमें से सभी हैं कुमारी सेम्पुल नीतिवाद की विचारक हैं, जो कि एक जो है बहुत बड़ी भूगोलवेत्ता हैं, और ये जो है फीमेल भूगोलवेत्ता हंटिंगटन हो गए, व्हाइट एंड रेनर विचारक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, विकास एक पूर्व निश्चित क्रम में होता है, ये कथन किस विद्वान का है। तो हर्बर्ट एंड स्पेंसर का है। तो ये जो है विकास का सिद्धांत भी दे चुके हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जो है इसको हमने बताया है समाजशास्त्र में। अगला प्रश्न है, नीतिवाद के विचारकों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जियोक्रेट के नाम से जाना जाता है नीतिवाद के विचारकों को, जबकि संभववादी विचारकों को ब्यूक्रेट के नाम से जाना जाता है। तो नीतिवाद को जियोक्रेट
और संभववादी को बियोक्रेट। ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीतिवाद जियोक्रेट, नीति जियोक्रेट, बियोक्रेट क्या है, संभववाद बियोक्रेट। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने कहा है कि एशिया के लोग आराम तलबी हैं जबकि यूरोप के लोग अपेक्षाकृत सक्रिय है, इसका कारण जलवायु है। इन्होंने कहा, हिप्पोक्रेटस है महोदय, इन्होंने कहा कि एशिया की जलवायु कुछ ऐसी है कि वहाँ पे आराम करना जो है जलवायु के अकॉर्डिंग हो जाता है कि व्यक्ति को आराम चाहिए होता है। लेकिन जो यूरोप है यहाँ की जलवायु ही ऐसी है कि यहाँ के लोग आराम नहीं चाहते हैं। ठीक, ये बात हिप्पोक्रेटस ने कहा। तो ये इसके कथन किसने कहा, हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विचारक एवं विद्वान अरस्तु का काल था। तो अरस्तु का जो जीवन काल था वो 384 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व, 384 ईसा पूर्व BC से लेकर के 322 ईसा पूर्व था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनका जन्म और मरण है ये। निश्चयवाद के वैज्ञानिक एंड रिटर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने कहा था कि प्रकृति में प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं हैं, मानव उन समस्त संभावनाओं का मालिक होता है। लोफेब्रे ने कहा था। लोफेब्रे महोदय ने कहा, क्या कहा था कि प्रकृति में प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं हैं और मानव उन समस्त संभावनाओं का मालिक होता है। जैसे कि प्रकृति के द्वारा हमें मिट्टी प्राप्त है, प्रकृति के द्वारा हमें जल प्राप्त है, प्रकृति के द्वारा हमें बहुत सारे संसाधन प्राप्त हैं। ठीक, तो उन संसाधनों का उपयोग कौन करता है, मनुष्य करता है। इसलिए मनुष्य उस पर आधिपत्य करता है, इसलिए वो क्या है, उसका मालिक है। तो किसने कहा है ऐसा, लीफेब्रे ने कहा है। अगला प्रश्न है किस विचारधारा में मानव के कार्यों की महत्ता है। तो किस विचारधारा में मानव के कार्यों की महत्ता है, तो संभववाद में मानव को बड़ा बताया गया है, जबकि नियतिवाद में जो क्या बताया गया है, नियतिवाद में प्रकृति को मतलब नियति को ऊपर बताया गया है। ठीक, हाईलाइट। नव नियतिवाद विचारधारा के प्रणेता कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर जो के प्रणेता है मतलब विचारक हैं। अगला प्रश्न यहीं पे नीचे दिया है दोस्तों, नीचे क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा समन्वयवादी विचारधारा मानी जाती है। तो समन्वयवादी विचारधारा दोस्तों जो नवनियतिवाद विचारधारा है वही मानी जाती है। क्या, समन्वयवादी विचारधारा। ध्यान रखिएगा, समन्वयवादी विचारधारा की बात करें तो नवनियतिवाद आप समझ जाइएगा इसको। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है दोस्तों, देखिए ये। हाँ, अगले प्रश्न की स्लाइड है कि किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था कि वनस्पति एवं प्राणी अपने प्राकृतिक निवास से संबंध रखते हैं। तो वनस्पति एवं प्राणी अपने प्राकृतिक निवास से संबंध रखते हैं, डार्विन ने कहा था। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्वों के रूप में मानव द्वारा निर्मित, क्या सांस्कृतिक पर्यावरण के जो तत्व हैं उनके रूप जो है मानव द्वारा निर्मित भूदृश्यों को शामिल किया जाता है। उनमें के रूप में सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्वों को किस रूप में, मानव निर्मित भूदृश्यों के रूप में शामिल किया जाता है। तो वो कौन कौन से तत्व हैं, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक तत्व है और प्राविधिक ज्ञान विज्ञान है, उपयुक्त सभी को। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस भूगोलवेत्ता ने संभववाद के स्थान पर प्रसंभववाद का प्रयोग किया था। तो स्पेड महोदय ने संभववाद के स्थान पर प्रसंभववाद का प्रयोग किया था। तो इसीलिए जो है ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पेड महोदय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्राचीन संकल्पना कौन सी है। तो नियतिवाद जो निश्चयवाद है सर्वाधिक प्राचीन संकल्पना है, मतलब पुरानी संकल्पना है। एल्बर्ट डिमांजिया जो है एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, किससे पूछा गया, तो जीन्स ब्रून्स के शिष्य हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। परिवर्तनकारी प्रक्रियाकारी, तो परिवर्तनकारी प्रक्रियाकारी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 भागों में विभाजित किया गया, ध्यान रखिएगा। और वही प्रश्न नीचे यहाँ पे दिखाई देगा, पर्यावरण के तत्व आपस में किस प्रकार का संबंध रखते हैं। तो ये प्रश्न छोटा सा मोटा पूछा था, तो घनिष्ठ संबंध रखते हैं, सहसंबंध रखते हैं, आंतरिक संबंध रखते हैं, किस प्रकार का संबंध रखते हैं, तो ऐसा पूछा जाएगा। तो प्रकृति पर्यावरण के तत्वों में क्या संबंध होता है, पर्यावरण के तत्व आपस में किस प्रकार का संबंध रखते हैं, तो घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक कथन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्रियाशीलता के सिद्धांत के द्वारा कहा गया था कि हमारे चारों ओर की समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। ये कथन के सिद्धांत की झलक मिलती है। इस सिद्धांत में एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो ये सिद्धांत ध्यान रखिएगा, ये क्रियाशीलता के सिद्धांत के द्वारा पूछा गया है। ठीक, और ये भी पूछा था कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, तो पर्यावरण 2 प्रकार का होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछा सकता है कि पिछले 20-30 लाख वर्षों में से पर्यावरण में जिन 2
कारणों की प्रमुखता की भूमिका रही वो कौन है, तो मानव और जलवायु के द्वारा पर्यावरण के कारकों की बहुत ज़्यादा भूमिका रही मानव और जलवायु की। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पे समाप्त होते हैं। और ये भी पूछा था बिडाल डीला ब्लास, जैसा कि हमने पहले बताया था। तो बिडाल डीला ब्लास के जो है 2-3 सिद्धांत है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जनसंख्या के वितरण का सिद्धांत। दूसरा है परिवहन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्ट। और तीसरा जो सिद्धांत है सांस्कृतिक तत्वों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 सिद्धांत जो है बिडाल डीला ब्लास को एक उच्च स्तर पर जो है दिखाते हैं हम लोगों को। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न और यहाँ पे, एक स्लाइड और हमारे सामने है, इसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। के परिप्रेक्ष्य में आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छा आ गया है, देखिएगा यहाँ पे। तो इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, तो इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट के पुस्तक के लेखक कौन है, कुमारी सेम्पुल है दोस्तों। और एक कुमारी सेम्पुल हमने बताया था बहुत अच्छी भूगोलवेत्ता है और बहुत विद्वान है। तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट। तो ये ह्यूमन जियोग्राफी की बहुत बड़ी लेक्चरार हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा इनको। अगला प्रश्न, मतलब थी है नहीं, अगला प्रश्न है कि संभववाद जो पॉसिबिलिज्म है, इस विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ है, तो फ्रांस में हुआ है दोस्तों। तो संभववाद का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो संभववाद का जन्म जो है फ्रांस में हुआ है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों इसी में देख लीजिए, प्राकृतिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या है। और जब भी किसी चीज़ की विशेषता पूछी जाती है, हमने 50 बार आपको बताया होगा कि 1-2 विशेषता किसी भी चीज़ की नहीं होती है। हर व्यक्ति की, हर एक विचारधारा की, हर एक वस्तु की, हर एक चीज़ की कम से कम 3-4 विशेषताएं होती हैं जनरली। तो इस प्रकार का प्रश्न जब भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है तो आपको किस प्रकार से लिखना है, प्रश्न पूछा जाएगा कि, तो 2-3 ऑप्शन दिए होंगे। एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा कि इनमें से सभी, तो इनमें से सभी आपको आंख मूंद करके वहां पे टिक कर देना है। इनमें से सभी आपका करेक्ट होगा, 100 to 100% करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे भी यही प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की विशेषताएं हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में निरंतरता होती है। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होती है, निरंतरता होती है। प्राकृतिक पर्यावरण तथा संतुलित रहता है, इस पर किसी मानव का आधिपत्य नहीं होता है। तो यही होता है कि अलग अलग प्रकार के जन्म स्थानों पर, मतलब अलग अलग जमीनों पर, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की पर्यावरण स्थिति हो सकती है। पर्यावरण में हमेशा निरंतरता होती है, बदलाव हुआ करता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की विशेषताएं हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था नीचे, इनमें से सभी, वही आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्राकृतिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या है। ठीक, तो दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।